42। अच्छा, अच्छा जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को थोड़ा पॉज करते हैं। पॉइंट 3 जो हमारा रह गया था पेज नंबर 88 पे, वो आज पढ़ना है। अच्छा जी, एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख, एम्प्लॉयर ने इस पे टैक्स काटा 5,000 रुपया, तो एम्प्लॉय घर कितने लेके जाएगा? 95,000। एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख, एम्प्लॉयर ने इस पे टैक्स काटा 5,000 रुपया, एम्प्लॉयर घर कितने लेके जाएगा? 95,000। एम्प्लॉयर ने कहा, ऐसा भी तो एम्प्लॉयर हो सकता है, सखी एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि आई विल माई सेल्फ, यानी एम्प्लॉयर विल हिमसेल्फ पे ₹5,000। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे यार तुम ऐसा करो, पूरा घर लाख ही ले जाओ, 5,000 की टेंशन ना लो, वो मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने लगे हैं। असूली तौर पे तो क्या होता है पूरे पाकिस्तान में कि ₹1,00,000 एम्प्लॉय की तनख्वाह होती है और इस ₹1,00,000 पे 5,000 टैक्स कटता है, एम्प्लॉय घर कितने लेके जाता है? 95,000। लेकिन अगर एम्प्लॉयर सखी हो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम्हारी लाख तनख्वाह है, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है पूरी लाख घर लेके जाओ तो 5,000 फिर मैं अपनी तरफ से हुकूमत को जमा करवा दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली ये 5,000 फिर एक बेनिफिट होगा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होगा। असूली तौर पे ये भी फिर सैलरी में क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, क्योंकि 5,000 की बचत एम्प्लॉय को हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने लगे हैं। पॉइंट 3 पेज नंबर 88, वेयर एन एम्प्लॉयर अग्रीज टू पे टैक्स, जहां एम्प्लॉयर एग्री करे टैक्स पे करने में, ऑन एम्प्लॉय सैलरी, एग्रीड टू पे, डिडक्ट नहीं, पे। एम्प्लॉयर कहे मैं तुम्हारी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं काटूंगा, तुम्हें पूरी दूंगा, तुम्हारी सैलरी पे टैक्स पे करना मेरी जिम्मेदारी है। वेयर एन एम्प्लॉयर अग्रीज टू पे टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी, द एम्प्लॉय सैलरी शेल बी बढ़ा बाय द टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा उतने से एम्प्लॉय की सैलरी क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक सैलरी कितनी है जी? 3,40,000। हाउस रेंट अलाउंस 1,30,000। भाई थोड़ा सा बैग को ऐसे करके रख लो दोनों, और थोड़ा खुला होकर बैठने दो कोने पे, वो बस हिली तो आखिर वाला बंद। अच्छा जी, जिस तरह सोल्यूशन में वर्किंग्स हुई हुई है, माइट भी मैं उस तरह वर्किंग्स ना करूं, मैं अपने पैटर्न पे वर्किंग्स करूं। वर्किंग 1 जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। आई डोंट नो सोल्यूशन कैसे सॉल्व हुआ होगा। अच्छा, आज कैलकुलेटर और चैप्टर 4 के टेबल उन लोगों ने भी निकालने हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने टेबल नहीं खोलना कभी। तो वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी बताएं। 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 40,80,000। हाउस रेंट अलाउंस 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,560,000। जी बताएं। 5,640,000। यहां तक नोट करें। जी मतलब स्विंग बंद करवाने, भाई उस रूम से कोई आ जाए एसी का, ये स्विंग बंद कर दे। अच्छा, जिनको डायरेक्ट एसी की हवा पड़ने में इशू आ करे वो क्लास से पहले ही ऐसे मैनेज करके बैठा करें कि जहाँ पे डायरेक्ट हवा हो। जिनको डायरेक्ट हवा चाहिए वो डायरेक्ट ऐसी जगह पे बैठा करें जहाँ पड़े, ताकि ये इशूज़ ना आए। मिला जुला रुझान होता है ना क्लास में। इसका ना स्विंग बंद कर दो। चलें जी, 5,640,000। अब एक बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देने लगा है, बस ठीक है। वो बेनिफिट क्या है वो सुन लें, सोल्यूशन नहीं देखना। एम्प्लॉयर कहता है, इधर देख लें, मैं मेहरबानी। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। बीच में आपको कहते हैं कई दफा टाइम मिल जाता है नोट करने का, तो आप इससे देखा करें। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारी सैलरी पे टैक्स मैं बर्दाश्त करूंगा, तुम्हारी सैलरी पे टैक्स काटूंगा नहीं,
तुम्हारी सैलरी पे कुछ छुट्टियां, तुम्हारी सैलरी पे टैक्स काटूंगा नहीं, तुम्हारी सैलरी पे टैक्स मैं बर्दाश्त करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारी सैलरी पे टैक्स मैं बर्दाश्त करूंगा, तो इसे कहेंगे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, ये भी आपकी सैलरी में ऐड होगा। वो जो हमने अभी रूल पढ़ा था ना, वेयर एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी देन इट विल बी एडेड इन सैलरी, ये वो बेनिफिट है। इस बेनिफिट को हम वर्किंग 2 में जाकर निकाला करेंगे। वर्किंग 2 ये एक 3 स्टेप वर्किंग हुआ करेगी, 3 स्टेप वर्किंग, जिसमें हम चैप्टर 4 में 3 दफा जाएंगे। स्टेप 1, सैलरी बोलें कितनी है, 5640,000। इसके ऊपर मैंने टैक्स लगाने। 3 स्टेप वर्किंग हमेशा टेबल 2 से हुआ करेगी, 3 स्टेप वर्किंग हमेशा टेबल 2 से हुआ करेगी। 5640,000 पे मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है। सीरियल नंबर 7, 5 million but does not exceed 8 million, so it will be 670,000 plus 22% of amount exceeding 5 million, तो टैक्स 670,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 million, कितना हो गया 6,40,000। ये इनकम आ गई, टैक्स कितना आ गया 814,000। चलें जी नोट कर, 814,000। ये वो टैक्स है 8,14,000 जो एम्प्लॉयर अपनी खुशी से एम्प्लॉय की सैलरी पे जमा करवाना चाहेगा हुकूमत को। वैसे बता दें 5640,000 यानी 56 लाख पे जो टैक्स बन रहा है 8 लाख, ये जमा कराना जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉय की। तो 56 लाख पर 8 लाख टैक्स जमा कराना जिम्मेदारी है, 56 लाख पर 8 लाख टैक्स जमा करवाना जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की। लेकिन कौन आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी अदा करने लगे? क्या एम्प्लॉय को ये खुशी होगी कि मेरा 8 लाख जो गवर्नमेंट के पास जाना था वो सेव हो गया? इस सेविंग को मैंने क्या सैलरी में ऐड करें। अब स्टेप 2 परफॉर्म करें और स्टेप 2 परफॉर्म करके आप इस सेविंग को सैलरी में ऐड करें, जिसे मैं कहूं सैलरी रिवाइज्ड निकालें। सैलरी थी कितनी, इसमें एक बचत और होगी एम्प्लॉय को। ये कमिश्नर ने हुक्म देगा कि भाईजान ये बचत भी तुम्हारी खुशी है, ये बचत भी तुम्हारी खुशी है। तो आप बता दें ओवरऑल इसकी सैलरी क्या बनी, 645। अब जब इसकी इनकम बढ़ गई तो फिर इसका टैक्स भी बढ़ेगा। तो अब टैक्स कितना बढ़ेगा, इसके लिए मैं दोबारा इनकम पे टैक्स निकालने लगा हूं। आप बता दें 6454000 को मैं दोबारा जाके टेबल में देखने लगा हूं। तो सीरियल 7 में आए और 6454000 पे पूरा टैक्स कैलकुलेट करें। जिन्होंने कैलकुलेटर ना निकालने की कसम खाई हुई आज वो भी कैलकुलेटर निकाल लें। तो सीरियल नंबर 7, 6,70,000 जमा 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 million जी। टैक्स 6,70,000 प्लस आपने सिर्फ 6454000 को देखना है, आपने कोई कुछ और को नहीं देखना। 6454000 प्लस 22.5% of amount exceeding 5 million, that is 14, and the answer is 997150। अच्छा, अब इसका टैक्स बन गया 997150। जब इसका टैक्स बना 997150 तो एम्प्लॉयर ने कहा यार तू परेशान क्यों है, सर आपने मेरा 8,14,000 टैक्स देने को कहा था हुकूमत के खजाने में, लेकिन हुकूमत ने मेरी सैलरी ही बढ़ा दी, अब मेरा टैक्स बन गया 997150। एम्प्लॉयर ने कहा रिलैक्स हो, मेरी तरफ से ये टैक्स मेरी तरफ से, परेशान ना हो। परेशान क्यों हो रहे, मेरी तरफ से। तो कमिश्नर ने कहा आ जाओ फिर दोबारा, फिर तो तुम्हारी बचत बढ़ गई, तुम्हारी बचत बढ़ गई। तो सैलरी को रिवाइज करें। सैलरी कितनी थी, ये उठाने की जरूरत नहीं है, ये भी उठा के चल सकते हैं, अभी छोड़ें। सैलरी कितनी थी, पुरानी बचत कितनी थी, नई बचत 9917, ट्रांसपोजिशन एरर होगी थी मेरे से, 997150। जवाब 74,51150। इसके ऊपर
अब आप टैक्स कैलकुलेट करें 7451150 6,70,000 प्लस 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ये टोटल गलत है। 6,6,37,150 ओके। अच्छा 6,6,37,150 के ऊपर अब आप टैक्स कैलकुलेट करें। नहीं, बस अभी ये करनी है। एक और भी तरीका है इसके निकालने का, वो मैं बाद में बात करता हूं। फिलहाल मैंने सैलरी वही रखी है और ये वाली नई वाली सेविंग ऐड कर दी है जी। 670,000 प्लस 22% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग शुरू कर। अच्छा जी 6,70,000 प्लस 22% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अच्छा अभी मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है, और अभी आपको भी फील हो रहा है कि आपके साथ भी कुछ हो रहा है। हो क्यों रहा है इसके ऊपर जरा डिस्कस कर लेते हैं बाद में। अभी बस फील करें हो क्या रहा है। 22.5% ऑफ 1637,150 जी। आई रिपीट 6,70,000 जमा 22.5% ऑफ 1637,150 इज इक्वल टू 1038,359 डन। अच्छा जी यहां तक नोट कर लें, फिर मैं इसको समझाऊंगा बाद में। लाइट चली गई। वालेकुम सलाम। इसको दिखाओ, उसको कूलिंग नहीं करा। नहीं क्या हुआ, उसको बुलाओ ना। अब तो हो रही है, देखो जाओ उसको बुलाओ। ये भी दिखाओ उसको। ये लास्ट वाला लाइट दी है, इसकी बंद की है। ओके पॉज करना जरा। अच्छा भाई अब इसकी ना लॉजिक समझ लें, उस क्लास में कोई मूवमेंट ना हो, अहमद पीछे रहें। इसकी लॉजिक समझ लें कि इसकी लॉजिक क्या है। इनकम कितनी बनती है इसकी 5640,000। इस पे टैक्स कितना बनता है 8,14,000। 56 लाख पर 8 लाख टैक्स जमा करवाना असूली तौर पर किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर आगे बढ़ा, एम्प्लॉयर ने आगे बढ़ के एम्प्लॉय को कहा भालू रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी सैलरी पर टैक्स मेरी तरफ से। तो कमिश्नर बड़ा वाला भालू आगे बढ़ा, उसने कहा भाईजान ये लूट मची हुई है, 56 लाख पर 8 लाख की सेविंग तुम उसे दे रहे हो, तो इसका मतलब है एम्प्लॉय कमा रहा है 64 लाख। एम्प्लॉय कितना कमा रहा है 64 लाख। 58 लाख नहीं, 56 लाख नहीं कमा रहा, वो 64 लाख कमा रहा है। अब 64 लाख पर टैक्स जाहिर बात है, देखें इधर इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो टैक्स शूट अप करके 9,97,000 पे चला गया, जो टैक्स 8,14,000 पे था। इनकम भी बढ़ गई, साथ क्या बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया। अब जो टैक्स बढ़ा वो जरा आपने मुझे बताना है कितना बढ़ा। कैलकुलेटर पर मुझे बताएं पुरानी सेविंग कितनी थी, नई सेविंग कितनी है, और इन सेविंग्स में इंक्रीज कितना है। कैलकुलेटर सबके हाथों में हो। 183, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, वैसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, पेपर के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं। 183 1,83,000 183,000 की सेविंग हुई। अब ये जो 183,000 की सेविंग हुई एम्प्लॉय को, ये असल में इसका टैक्स बढ़ गया ना। ये जो टैक्स बढ़ा है इसका, वो 183 प्रैक्टिकली बढ़ा है, क्योंकि जाहिर बात है इस 6454 में अगर ये 56 लाख पुराना वाला शामिल है तो इसके टैक्स में भी तो ये वाला टैक्स शामिल है ना।
तो 8,14,000 के अलावा कोई चीज है 997150 या 997150 में 814 भी पड़ा हुआ है और कोई एक्स्ट्रा भी है? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक्स्ट्रा कितना है? 183। अब एक काम करें, 183,150 में जमा करें जरा 6454,000 जमा 6454,000 सारे सारे सारे। क्या ये जवाब आ गया? ये जवाब आ गया। ये जवाब मैंने अभी तो और तरीके से निकाला है, लेकिन आपको जो मैंने अब ये वाला जवाब निकलवा के दिखाया है, ये जवाब ज्यादा लॉजिकल तरीके से निकला है, लेकिन मैंने शो नहीं किया इसको। दोबारा देख लें इस बात को। इनकम कितनी? 56 लाख। टैक्स कितना? 8 लाख। 56 लाख पे 8 लाख, तो 56 लाख इसकी इनकम थी। बचत कितनी हुई? 8 लाख। रिवाइज्ड इनकम 64 लाख। 64 लाख पे रिवाइज टैक्स 997 नया टैक्स है, पुराना टैक्स है 814। और कितना टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार हो रहे हैं बताएं? और कितना टैक्स देने को तैयार हो रहे हैं? 183,150 एम्प्लॉयर और टैक्स देने को तैयार हो रहे हैं। असूली तौर पे इस इनकम को पकड़ना चाहिए हमें, और इसमें वो जो नई बचत का इंपैक्ट आया वो ऐड करना चाहिए। वो नई बचत का इंपैक्ट अगर मैं ऐड करूं इसमें, तो जवाब यही आ रहा है। 6454,000 में इन दोनों का डिफरेंस ऐड करें तो यही जवाब आ रहा है। लेकिन इस मुश्किल तरीके से हमने पेपर में क्यों कैलकुलेशन करनी है? हमारे पास एक आसान तरीका है। वो क्या है? सैलरी को 56,40,000 रखें, 56,40,000 रखें, 56,40,000 रखें, और पहली वाली बचत इधर डाल दें, दूसरी वाली बचत इधर डाल दें। और अब मैं एरो के साइन लगाने लगाऊं ताकि आपको ये बात आसान महसूस हो और पेपर में एरर फ्री तरीका चले। ये वाली बचत आपने इधर ऐड करनी है और ये वाली बचत आपने इधर ऐड करनी है, और इनमें 3 को टिक कराऊं, 1 2 3। ये वही वाली फिगर होगी जो हर जगह सेम होगी। अब मुझे जरा बता दें इन दोनों बचतों का डिफरेंस कितना है? वैसे ही पूछ रहा हूं, इन दोनों बचतों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4120। ये जो 4120 है ये 41,000 बनते हैं तकरीबन, और इन दोनों का डिफरेंस 41,000 नहीं था, 1,83,000 था। इनका डिफरेंस 1,83,000, इनका डिफरेंस कितना? 41। तो एक्चुअली 1,80,000 की जो बचत ऐड हुई है उस पे टैक्स बने ये 44 जो इसमें एक्स्ट्रा पड़ा है। अब असूली तौर पे स्टेप 4 भी होना चाहिए, असूली तौर पे स्टेप 4 भी होना चाहिए क्योंकि और भी बचत ऐड हो गई है। असूली तौर पे स्टेप 4 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं स्टेप 10 11 तक लोग जाते हैं। हत्ता के जाते 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 इन दोनों में जो फर्क है वो 183 का था, 43 का था, वो 10,000 का रह जाएगा, 6,000 का रह जाएगा, करते करते इन दोनों में फर्क ना होने के बराबर रह जाता है। तो प्रैक्टिकली लोग 10-12 स्टेप्स तक जाते हैं, लेकिन आईकैप ने अपनी किताब में गलती की हुई है। आईकैप ने इसको 3 स्टेप पे रोक दिया हुआ है। शायद आईकैप ने इसलिए गलती की है अपनी किताब में कि आईकैप चाहते हैं बच्चों के पास पेपर में ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो वो अगर इन स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहेंगे तो पेपर में यही सवाल होगा और कोई सवाल होगा नहीं। तो आईकैप ने किताब में जानबूझ के अपनी गलती की है कि इस वर्किंग को 3 स्टेप पे रोक दिया। लॉजिकली ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि और भी अब एम्प्लॉय को बचत हो रही है। असूली तौर पे हमें स्टेप 4 करना चाहिए, उसमें वही करेंगे 56,40,000 जमा 1,038,359। और एक ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो 10 12 13 स्टेप्स तक कम से कम चला ही जाता है, लेकिन मजबूरन पेपर में हम इसे कहां रोक दिया करेंगे? इस कॉन्सेप्ट का नाम है टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स पर टैक्स लग रहा है। अब वो जो बेनिफिट था 3 स्टेप के बाद आपने निकाल लिया है, इस बेनिफिट को ऐड कर दें। फिलहाल बस यही समझ लें कि मेरा एम्प्लॉयर कितना टैक्स जमा करा रहा है, मेरा 1038। हालांकि इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे चले जाना चाहिए था। अब इनकम फ्रॉम सैलरी मुझे बता दें, 66,359। पॉज कर दो वीडियो। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल का फेस, सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन हो सकता है उसमें वर्किंग्स मैंने कम की हो। अब न्यूमेरिकल का फेस, बंदे का जो भी नाम है, मिस्टर एक्स वगैरह जो भी नाम है, पता नहीं, मिस्टर ए। हाँ जी भाईजान, इनकम फ्रॉम सैलरी बोलें कितनी है भाईजान? ये ऊपर लिखी हुई है ना हेडिंग, इनकम फ्रॉम सैलरी 6678,359, 6678,359। कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, टोटल इनकम भी आ गई, ज़कात कोई नहीं है, यही मेरी क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम 6678,359, ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। सर खुदा के लिए टेबल में हमें दोबारा ना लेके जाइएगा, मैं तो लेके जाऊंगा। इसका टैक्स निकालें आप। ये तो सिर्फ एक वर्किंग थी जिससे हमने क्या ऐड करना था, उसका बेनिफिट ऐड करना था। अब जाएं नॉर्मल तरीके से न्यूमेरिकल का मुंह, इस बंदे का टैक्स कैलकुलेट करें। चलें जी, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे बता दें
स्टेप 4 भी आप समझ सकते हैं, जो मर्जी समझ लें, वो आपकी मर्जी है। 6678359 बताएं बताएं सीरियल नंबर 7 where taxable income exceeds 5 million but does not exceed 670,000 plus 22% of amount exceeding 5 million. 670,000 plus 22% of amount exceeding, तो जवाब क्या आएगा? 1678359 1047631 ये इसका टैक्स आ गया। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, ये टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट है? ये टैक्स हुकूमत को जाके ये टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट है? ये टैक्स हुकूमत को जमा करवाए ये, या ये वाला टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार हो गया था? हो गया था। स्टेप 3 वर्किंग ये थी, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये वाला टैक्स एम्प्लॉयर पे करने को तैयार हो गया था। तो बता दें, आपने कभी सुने लेस टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर? लेकिन डिडक्टेड नहीं है, यहां एम्प्लॉयर टैक्स को क्या कर रहे हैं? पे। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बताएं, तो वही फिगर जो यहां आपने ऐड की है 1038359। आप बता दें पेएबल टू गवर्नमेंट कितना है? पेएबल टू गवर्नमेंट 92। इस फिगर से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये पेएबल टू गवर्नमेंट गलत है। ये पेएबल टू गवर्नमेंट सवाल की अंग्रेजी के खिलाफ है। सवाल की अंग्रेजी क्या कह रही है? सवाल की अंग्रेजी कह रही है टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। सैलरी पे टैक्स किसने बर्दाश्त करना है? और नोट बाद में कर लेंगे। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय, सवाल की अंग्रेजी कह रही है टैक्स सैलरी पे बर्दाश्त करना है एम्प्लॉयर ने, और सवाल का सोल्यूशन कह रहा है कि एम्प्लॉय अपने कदमों पे जाके 9272 जमा करवा के आए। द रीजन इज कि हमने स्टेप 3 पे कैलकुलेशन को रोक दिया था। अगर कैलकुलेशन थोड़ा स्टेप 4 5 पे जाती, एक साहब ने एक दफा ट्राई की थी, वो घर चले गए और घर में जाके उन्होंने कहा सर मैंने स्टेप 10 तक ट्राई किया तो फिर भी मेरा यहां जवाब 3 रुपए आ रहा था। तो ठीक है, उनकी मर्जी है। तो यहां जवाब असूली तौर पे 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि सारा टैक्स कौन पे करने को तैयार है? एम्प्लॉयर। लेकिन यहां मजबूरन टैक्स क्यों निकला करेगा? क्योंकि हमने 3 स्टेप पे वर्किंग रोक दिया है। इसलिए सोल्यूशन के अंदर एक अंग्रेजी लिखी हुई है जो पेपर में लिखनी कोई नहीं जरूरी। टैक्स पेएबल विद रिटर्न का मतलब है ये एम्प्लॉय खुद जाके टैक्स जमा करवाएगा 9272। आइडियली इट शुड बी रुपीस, बट वी हैव स्टॉप कैलकुलेशन एट, सो इट इज नॉट 0। तो ये वो अंडा है जिस अंडे को, अगर आप यहां अंडा चाहते हैं, तो इस अंडे को हासिल करने के लिए आपको उम्रों के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। स्टेप 4 5 6 7 आपको कई कीमती मिनट घर में जाया करने पड़ेंगे, फिर भी शायद इधर अंडा ना आए, अंडे का बाप आ जाए 1 या 2 रुपया। नोट कर लें फेस। हाँ जी जी बिल्कुल। इस पे इसलिए टैक्स निकाला ये बेनिफिट है। भाईजान ये आपको बेनिफिट लग रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इसको भी सैलरी में ऐड करें, सैलरी बढ़ाएं इसकी। एम्प्लॉयर ने पहले सोचा था मैं 56 लाख पे जमा कराऊंगा, हुकूमत ने कहा 8,14,000 पे और जमा करवाओ तुम। एम्प्लॉयर ने कहा चलो वो ठीक है, मैं 64 लाख पे टैक्स जमा करा देता हूं। हुकूमत ने कहा ठीक है, ये 64 लाख पे जो तुम टैक्स जमा करा रहे हो इसमें फर्दर तुम इसके 8,14,000 पे भी टैक्स जमा करा रहे हो। एम्प्लॉयर ने कहा मैं 8,14,000 जमा नहीं कराऊंगा, अब मेरे ढालू एम्प्लॉय मैं तुम्हारा 997,150 टैक्स जमा कराने को तैयार हूं। जब एम्प्लॉयर ने ये कहा तो हुकूमत ने कहा इसका मतलब है पहले तुम 8,14 जमा करा रहे थे, अब तुम इसका 997,150 टैक्स जमा करा रहे हो। अब अगर तुम 997,150 जमा करा रहे हो तो फिर इसको सैलरी में डालो। तो एम्प्लॉयर ने कहा हाँ बात तो बनती है, ठीक है ये मैं इसको फायदा दे रहा हूं, नया वाला फायदा सैलरी में डाल दिया। अब एम्प्लॉयर ने कहा भाईजान एम्प्लॉय तुम्हारा ये टैक्स बनता है, ये मैं देने को तैयार हूं। हुकूमत ने कहा डालो इसको स्टेप 4 में आगे, ये भी डालो आप, लेकिन वो मैंने कहा स्टेप 3 पे मैंने वर्किंग रोक दिया है। तो समझ लें स्टेप 4 टाइप यहां हो रहा है। तो अब इसको आपने दोबारा सैलरी में डाला, सैलरी फिर दोबारा शूट अप कर दी, सैलरी तो बढ़नी है, और हो वही रहा है 5640 इधर लिखना था मैंने स्टेप 4 में, 5640 जहां लिखना था ना, वो 5640 जहां पड़ा हुआ है, और इसमें ये वाली फिगर ऐड हो रही है, एक तरह का स्टेप 4 ही हो रहा है। तो फिर दोबारा मैंने इसको डाल दिया इधर डाल के दोबारा मैंने टैक्स कैलकुलेट किया। अब असल में ये जो टैक्स आया ना, इसका और इसका डिफरेंस, ये वो जो 41,000 की बचत आपने निकाली थी ना, ये उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स आ गया है। तो इतनी डीप डाउन जाने की क्या जरूरत है? मैंने तो सादा सी आपसे बातें की हैं, सादा सी कैलकुलेशन की है। तो हाउ टू डील इन पेपर वो देख लें, बाकी आप जितना डीप डाउन जाते रहेंगे उतना परेशानी होंगे। सैलरी कितनी है जी? 56,40,000। उस पर आपने पेपर में वर्किंग परफॉर्म करनी है, यहां कुछ नहीं लिखना, आपने एक वर्किंग में चले जाना है। वर्किंग में क्या करना है, इस पर टैक्स निकालना है, फिर इन दोनों को जमा करना है, इस फिगर को पकड़ लेना है, इस पर टैक्स निकालना है, फिर इसको पकड़ के इधर लाने, और पहली बचत इधर डाली थी, दूसरी बचत इधर डाल दें।
ये इनकम आ गई, इस इनकम पे क्या निकालना है? टैक्स। समझ लें ये वर्किंग करके टैक्स बेनिफिट आ गया, इसको इधर डालें, सैलरी इनकम निकल आई, आगे न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके से चलाएं। ये सैलरी इनकम आ गई, ये टैक्सेबल इनकम आ गई, ये इसका टैक्स आ गया। ये फिगर जो यहां ऐड की थी यही एग्जैक्ट यहां आपने लेस करनी है। जो फिगर आपने ऐड की थी वही यहां क्या करनी है? ऐड करने की वजह ये एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है, लेस करने की वजह ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा ये एक मजे की बात सुने, ये जो ऐड और लेस हो रहा है, ये ऐड और लेस किस नेचर का है? कई जगह आपने देखा होगा चीजें ऐड भी होती हैं सेम अमाउंट से और लेस भी होती हैं, ठीक है। आपको पता है न्यूमेरिकल के दो हिस्से हैं, एक है टैक्सेबल इनकम तक और एक है टैक्स से आगे वाला हिस्सा। बल्कि कल जो हमने बड़ा वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें टैक्सेबल इनकम तक एक साइड पे सॉल्व किया था व्हाइट बोर्ड पे, और टैक्स क्रेडिट वगैरह अगले साइड पे सॉल्व किए थे। तो न्यूमेरिकल के याद रखिएगा दो हिस्से होते हैं, इधर इनकम्स आती हैं और इधर टैक्सेस आते हैं। अब कुछ चीजें हम आज से पहले भी एडलेस कर रहे थे लेकिन वो इनकम के अंदर अंदर ही एडलेस हो जाती थी। मिसाल के तौर पे सेपरेट ब्लॉक इनकम इधर ही ऐड होती थी, इधर ही लेस होती थी, इससे ऊपर ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम इधर ही ऐड होती थी, इधर ही लेस होती थी, ऊपर ऊपर। डिविडेंड इनकम इधर ही ऐड होती थी, इधर ही लेस होती थी, ऊपर ऊपर। और अगली बात, नहीं वो नहीं था, हाँ ठीक है, और अगली बात ये कि कई टैक्सेस होते थे जो ऐड करके लेस होते थे। वो डिविडेंड का टैक्स, ऐड टैक्स ऑन एफटीआर, लेस टैक्स ऑलरेडी पेड, वो ऐड करके लेस होता था। आज तक हमने जितनी चीजें पढ़ी थी वो या तो इनकम से ऊपर ऊपर एड लेस हो जाती थी या इनकम से नीचे टैक्स निकालते हुए एड लेस हो जाती थी। उसकी मिसाल, ₹1,00,000 डिविडेंड इनकम कमाया, इधर ऐड करते थे, इधर ही लेस कर देते थे। लाख पे 15,000 टैक्स बना, 15,000 ऐड इधर होता था, लेस भी इधर ही होता था। इसी का फिर रिवीजन करनी है अभी हमने डिविडेंड की। इधर ही ऐड होता था 15,000, इधर ही लेस होता था। तो आज तक जो चीजें ऐड और लेस हो रही थी वो इनकम से ऊपर ऊपर एड लेस हो जाती थी या टैक्स के नीचे एड लेस हो जाती थी? टैक्स के नीचे भी एड लेस हो जाती थी मेरे भाई। डिविडेंड जैसे होता था, डिविडेंड का टैक्स 15,000, वो टैक्सेस में ऐड भी होगा कितना मेरा बनता है और टैक्सेस में लेस भी होगा। एक दफा करवाया मैं आपको सवाल डिविडेंड का, शायद भूला हो आपको इस वक्त, ठीक है। तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी थी या इनकम के ऊपर एडलेस हो जाती थी या टैक्स के नीचे एडलेस हो जाती थी, लेकिन ये ऐसी वाहिद चीज है जो इनकम के ऊपर ऐड हो रही है। देख लेना यहां आ रही है तो इसके ऊपर ही ऐड हो रही है ना, इसी में पड़ी हुई है ना, जो इनकम के ऊपर ऐड हो रही है और टैक्स के नीचे लेस हो रही है। इनकम के ऊपर क्यों ऐड हो रही है? ये एम्प्लॉय को खुशी मिल रही है। लेस क्यों हो रही है? इतना टैक्स ऑलरेडी किसके पास पहुंच चुके हैं? हुकूमत के पास पहुंच चुका है। क्वेश्चन 2 करें, प्रैक्टिस हो जाए जरा, बजाय कि इसको हम और ज्यादा घसीटें कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। बेसिक सैलरी बोलेंगे कितनी है? 3,40,000। हाउस रेंट अलाउंस, कैपिटल गेन इनकम 6 लाख। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने किस पे टैक्स पे करना पसंद किया? जाहिर बात है एम्प्लॉयर को क्या, एम्प्लॉय की कैपिटल गेन इनकम कितनी है? एम्प्लॉयर तो सिर्फ एम्प्लॉय की किस इनकम पे टैक्स पे करेगा? तो मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डेटा सेम रखा है। 3,40,000 सैलरी होगी, 1,30,000 हाउस रेंट अलाउंस हो गया। अभी कैपिटल गेन इनकम को लिफ्ट ना कराएं, अभी कैपिटल गेन इनकम को लिफ्ट ना कराएं। अच्छा जी, शुरू करते हैं सवाल सॉल्व करना। वर्किंग 1, 3,40,000 12, 1,30,000 12, 5640,000। इसमें क्या ऐड करना है? टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या ऐड करना है? टैक्स बेनिफिट। उसके लिए वर्किंग 2। ओह वी आर वेरी लकी कि मैंने जानबूझ के आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई। 5640,000, उस पर इधर टेबल 2 लगना है बस। इधर कैपिटल गेन को लिफ्ट नहीं करानी आपने, टेबल 2 लगना है। 8,14,000 को इनकम में डाला, फिर ये आ गया, फिर ये नया टैक्स आया, फिर नए टैक्स में इनकम में डाला, फिर ये आ गया। ये वो टैक्स है जो एम्प्लॉयर खुशी से देने को तैयार है। उसूली तौर पे स्टेप्स आगे जाने चाहिए थे लेकिन नहीं गए। 1038,359। क्या जवाब आ गया? वही 6678,359। लेकिन अब क्या न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर कोई चेंज आएगी? जी बिल्कुल, न्यूमेरिकल का फेस तो मुझे बदलने दें। वर्किंग 2 और 3 में रखती धीरे बराबर भी चेंज नहीं आई, लेकिन अब मैं क्या बदलने लगा? न्यूमेरिकल का फेस। हो मिस्टर ये बी है, यही है। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी बोले 6678,359। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना? 6 लाख। इनकम कैपिटल गेन 6 लाख जी। टैक्सेबल इनकम 7278,359। ये टैक्सेबल इनकम आ गई। यहां पे आप चेक कर लें टेबल 1 लगना है या 2। यहां पर
1 वाले को बंदा जूती उतार के मारे ये प्यारे मेरे भालू, ऐसा तो ना करना। मेरे तो ख्याल से टेबल 2 लगना है, तो इसे चेक भी कर लेते हैं। कैलकुलेटर पकड़े, कसम खाई हुई कैलकुलेटर ना पकड़ने की पकड़े, ऑन का बटन दबाएं। 7278359 मल्टीप्लाइड बाय 75%, खुदा के लिए अपने कैलकुलेटर पे करें। सैलरी इससे क्या आ रही है, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, तो स्टिल टेबल 2 लगना है। तो टेबल 1 लगेगा या 2, लेकिन इधर कौन सा टेबल लगेगा, सिर्फ 2। लेकिन इधर या टेबल 1 लगा करेगा या टेबल, फिलहाल आपने क्या डिसाइड किया है, टेबल 2 लगना है। लेकिन अगर कैपिटल गेन इनकम 6 लाख की बजाय 8 मिलियन होती तो फिर शायद मेरे ख्याल से ये कम आ जाता, तो फिर आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ता। तो भी ठीक है, टेबल जो भी लगवाने लगवाएं। 7278359 किस टेबल में देखना है, टेबल 2 में। ये आ रहा है 670 प्लस 22% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 670,000 प्लस 22% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2278 जी 1163। ये टैक्स 11 लाख जमा कराया है हुकूमत को, ये बंदा जाए 11 लाख हुकूमत को जमा कराए। कितना टैक्स एम्प्लॉयर ने इसका पे कर दिया है, 1038359। लेस क्या करें, वही फिगर जो ऐड किया उधर, एग्जैक्ट यही फिगर, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1038359 पेएबल टू गवर्नमेंट। सोल्यूशन में लिखा हुआ है विद रिटर्न, यानी जब साल के एंड पे ये टैक्स कैलकुलेशन जमा कराने जाएगा तब हुकूमत को जमा कराएगा। 144 इट शुड आइडियली नॉट बी 0, ये इधर को बोंगी ना मारिएगा, आइडियली इट शुड बी 0, हाउएवर इट इज नॉट 0 बिकॉज़ चपेट मारे बंदा। और भाईजान इसमें कैपिटल गेन भी है, तो कैपिटल गेन का टैक्स तो आपने अपने खुद जमा कराना है, ये वो एम्प्लॉयर ने जमा कराना था। तो आइडियली इट शुड नॉट बी 0, इट शुड बी समथिंग एंड इट इज समथिंग। So that was a bit bhalu calculation made today. अच्छा जी, अब अगला सवाल करें जी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफ ही इज मैन। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पहले ये नोट कर लें आप लोग, सारा नोट कर लें, वर्किंग 1 भी नोट कर लें, 2 भी नोट कर लें, फेस भी नोट कर लें। ये तो नहीं सुस्ती करके लिखा, वर्किंग 1 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सो द फेस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी। वो भी साथ वाले की तस्वीर खींच ली, सुस्तियां। ओके क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपने होमवर्क में करके लाना है। अभी उधर रखो कैमरा, जरा कुछ लोग नोट करें। जी मिस्टर बी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल। बेसिक सैलरी कितनी है जी, 40,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस 30,000। टैक्स ऑफ रुपीज 500 इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंजूस निकला, फ्लाई चूस निकला। एम्प्लॉयर कहते हैं मैं सिर्फ कितना टैक्स तेरा बर्दाश्त करूंगा, 500 रुपए, बस खत्म बात। कहते हैं मैं तेरा टैक्स सिर्फ 500 रुपए बर्दाश्त कर सकता हूँ, खत्म बस। ये जो स्टेप 1 2 3 में तेरे मजे लगे होते हैं ना, ये खत्म बस। तो आप बता दें जी वर्किंग 1 जी, वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम बेसिक सैलरी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 480,000। हाउस रेंट अलाउंस मल्टीप्लाइड बाय 12 360,000।
नहीं, आप स्टेप 3 करना ही नहीं ना, तो बस टैक्स बेनिफिट वैसे ही ऐड कर दें 500 8। चलें जी, वर्किंग वन नोट करें। फिर क्या बनाना है अब न्यूमेरिकल का फेस। ये क्यों नहीं गए आप 3 दफा टेबल देखने, लेकिन एक दफा टेबल देखने जाना है न्यूमेरिकल के फेस के लिए, अब 3 दफा टेबल देखने की नहीं गए। चिटे बोर्ड की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये नोट करें ना आप। चलें जी, जल्दी जल्दी वर्किंग वन नोट करें, ज्यादा बेहतर फॉर्म में यहां मैं नोट करवा रहा हूं आपको सोल्यूशन किताब की बनिस्बत। न्यूमेरिकल का फेस आप खुद ही बना लें। ओके, चलें जी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, 4 लाख कहां से आ गई भालू, वो तो 4,80,000 तो बेसिक सैलरी का बनेगा ना, इनकम सैलरी का टोटल मांग रहा हूं मैं 840,500, और यही मेरी क्या आ गई। अब ये न्यूमेरिकल का क्या बन रहा है, मुंह का करें, न्यूमेरिकल का मुंह। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम का 75% ले, सैलरी उससे ज्यादा आ जाएगी, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, तो टेबल 2 लगवाएं। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, देख रहे हैं सारे भालो इधर, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, तो लगवाएं जी 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 240500 1225। ये टैक्स हुकूमत को जमा कराए, नहीं 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 नहीं, ये वाला जो 500 है ना, ये लेस होना है, ये वाला 500 लेस होना है, लेस टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना, अब पेबल टू गवर्नमेंट 11525। ओके, क्वेश्चन 4 आपने होमवर्क में करना है, जरूरी नहीं घर में करें, लाइब्रेरी में बैठ के हो सकता है। वापस आ जाएं जहां पे थे कल हम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा जी, कल वाला दूसरा सवाल जरा मैं रिवाइज करवाने लगा हूं। जी भाईजान, ये राइट है। रिजवान आ जाओ, मैं कंपनी हूं और ये रिजवान है। रिजवान बॉट राइट, रिजवान ने क्या खरीदी, प्री रजिस्ट्रेशन खरीदी, कितने की जी, 3,000 शेयर की, एक राइट और 7 रुपए पर शेयर, 3,000 ज़रब 7 कितने मुझे पैसे देगा, 21,000 रुपए, 21,000 रुपए इसने कंपनी को जमा करवा दिया, ठीक है जी। अब रिजवान ने जाके घर में अपनी बानों से मशवरा किया और कहा कि बेगम ये देखो, मैं अमरूद प्री रजिस्ट्रेशन लाया हूं, मैं प्री रजिस्ट्रेशन लाया हूं, तो इसके बाद हम कंपनी के मालिक बन सकते हैं, लेकिन जब कंपनी के मालिक बनना होगा तो उस वक्त हमें हैवी पैसे देने पड़ेंगे। बेगम ने कहा रहने दे, तो अब इसने कोई और एम्प्लॉय ढूंढा, तशरीफ लाएं। मिस्टर रिजवान सोल्ड द राइट, इतना है, प्री रजिस्ट्रेशन बिकने लगी है, क्या बिकने लगी है, प्री रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा ऊपर करें, क्या बिकने लगी है, प्री रजिस्ट्रेशन। कौन किसको बेच रहे हैं,
अब इसमें कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं, एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय को बेच रहा है। तो अब भाईजान आप इनको पैसे दें, चलें? अच्छा, अब हाँ आप चले जाएं, ठीक है। अब ये शेयर इसके पास आ गए, आप भी तशरीफ ले जाएं। अब बताएं, इधर आए, चेहरा सीरियस करो, चेहरा सीरियस करो। अच्छा जी, ये इनका भी चेहरा सीरियस है। अब 7 वाली चीज अगर 9 में बिके तो देखिएगा इसके चेहरे पे क्या तासुर आते हैं। इनको खुशी हुई, इस खुशी को हमने सैलरी इनकम में डालना है। रिजवान सोल्ड राइट फॉर 9। अब बता दें कंसिडरेशन क्या है, कागज का टुकड़ा कितने का बेचा है? 9 रुपए का। खरीदा कितने का था? 7 रुपए का। कितने शेयर? 3000, 6000 रुपए की खुशी हुई। इस कागज के टुकड़े को बेचा जा रहा है या शेयर बेचा जा रहा है? शेयर तो अभी इशू ही नहीं हुए थे, प्री रजिस्ट्रेशन ही बिकने लग गई। तो ऐसी सूरत में ये 14 का 5 सेक्शन कहता है ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। 14 का 5 पढ़ें। ये 14 के 2 के ऊपर है, पेज नंबर 98। वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ प्री रजिस्ट्रेशन राइट बेच दिया इसने। वेयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ कागज का टुकड़ा। अच्छा, कागज का टुकड़ा ना, इसको ब्रैकेट में लेना, टू एक्वायर शेयर एंड एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये बात कंफ्यूज करेगी आपको, इसको मैं फिर कल बता दूंगा, इसकी टेंशन ना लें, इस ब्रैकेट वाली बात के बगैर पढ़ें। वेयर इन अ टैक्स ईयर एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ कागज का टुकड़ा, द अमाउंट चार्जेबल अंडर द सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग। ए माइनस वेयर ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ कागज का टुकड़ा एंड बी इज द एम्प्लॉयज कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कागज का टुकड़ा, शाही टुकड़ा। तो कंसिडरेशन में से क्या माइनस कर दें? कॉस्ट। डन। शेयर बेचे हैं या कागज का टुकड़ा बेचा है? कागज का टुकड़ा। और प्लीज मोहतरम, ये गेन जो है किधर गया? ये गेन जाना है इनकम फ्रॉम सैलरी में। क्लियर? चलें, अब कल पॉइंट 2 भी पढ़ा था ना एक, उसमें क्या हुआ था? पहले आपने कागज का टुकड़ा खरीदा था और फिर आपने क्या खरीदे थे? शेयर्स। तो कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। पहले कल वाले का एक और न्यूमेरिकल करें। पेज नंबर निकाल लें आप, 103। पेज 103, क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एक कंपनी ने क्या लॉन्च की? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। वो किधर है? कागज का टुकड़ा किधर है? अच्छा ठीक है, इनको दे दें। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। आ जाए भाईजान। अब ये कंपनी है, अब ये क्या है? कंपनी है। तो आप इधर आ जाओ। अब ये कंपनी है और मैं आतिफ हूं। अ कंपनी लॉन्च एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कंपनी ने एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च की। मिस्टर आतिफ जो खड़े हैं इधर, मिस्टर आतिफ एन एम्प्लॉय, मैंने परचेज किया प्री रजिस्ट्रेशन को और मैं चाहता हूं कि मैं 5000 शेयर खरीदूं, लेकिन मैंने 2000 पर शेयर पे किए या पूरे 2000 पे किए? तो बता दें अभी मैंने प्री रजिस्ट्रेशन बाय की है या मैंने शेयर्स बाय किए हैं? राइट इज परचेज्ड ऑन 20 अगस्त 13। राइट खरीदा है, शेयर खरीदे हैं। राइट इज परचेज्ड ऑन 20 अगस्त 13। अब मैं इसके पास जाऊंगा 20 अगस्त 13 को कंपनी के पास और कंपनी को जाके क्या कहूंगा कि कंपनी मैं आपको देता हूं कितने पैसे? 2000 पे। तो 2000 पे रखो और मुझे क्या दे दो? राइट। अब बता दें कंपनी ने जब मुझे, कंपनी का लेवल होता है ऐसे हाथ मांगे ऐसे तरह खड़ा हो, कंपनी उधर मुंह कर इस तरह का कंपनी, तो कंपनी ने मुझे क्या दे दिया बोले जी? तो 20 अगस्त 13 को मेरी जेब में क्या होगा? राइट होगा। तो दूसरी क्लास वाले शेयर हैं ये पकड़ लो। तो 20 अगस्त 13 को मेरी जेब में बोले क्या होगा? राइट होगा। आप चले जाओ। कंपनी बैठ गई। अच्छा भाई बैठ गए हैं जो इधर आए थे। फुल स्टॉप। ऑन 25 जून 15 को छोड़ें। हाथ में था, बच्चा बगल में। अभी तो बहुत कुछ है आपको, अभी तो ये आज तो सिर्फ ये नजर आ रहा है ना। अच्छा जी, तो इतना सा डाटा सामने रख के मुझे जरा सवाल करवाएं। 20 अगस्त 13 कौन सा साल बनता है? और बबलू बोले 20 अगस्त 13 कौन सा साल बनता है? टैक्स ईयर 2014। मेहरबानी। टैक्स ईयर 2014 में तारीख कौन सी? 20 अगस्त
13, 20 अगस्त 13 को क्या इवेंट हुआ? परचेस्ड राइट, यानी प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है, मंगनी हुई है, अभी प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है, परचेस्ड राइट। इस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कोई इस दिन प्लीज, इस दिन सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सॉरी। आगे चलें, नेक्स्ट। अब आप मुझे ये बता दें कि ऑन 25 बोले ऑन 25 जून 15 he exercised the right and purchased the by paying rupees and fair market value of share was 370 per share. On 25 June 15 he exercised the right and purchased the shares by paying 334 per share और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 370। आज मोहतरम तशरीफ ले हैं कंपनी। अब 25 जून 15 को मैं कंपनी के पास जाऊंगा और कंपनी को जाके कहूंगा कंपनी मेरे पास राइट है, मेरे पास राइट है, आई हैव प्री रजिस्ट्रेशन। आप कंपनी जरा मुझे शेयर की ज़ियारत कराएं जो मुझे देने हैं आपने। एक कॉपी है, कल भी क्लास में होनी है। अच्छा, आप मुझे क्या देंगे? शेयर, और मैं आपको दूंगा 334 मल्टीप्लाइड बाय 5000। ये तो लाखों में अमाउंट बन रही है, तो इसका चेक बना के दे देते हैं। चलो वापस आ जाए। तो ब्लैक नहीं ब्लैंक होता है वो। अच्छा, आपने ब्लैंक ही बोला होगा, इधर आते आते तक बदल गया। अच्छा, तो अब मैं कंपनी को क्या करूंगा? ये बोले राइट एक्सरसाइज। मैं क्या करने लगाऊं? राइट एक्सरसाइज करके शेयर पर चेज करने लगाऊं। राइट एक्सरसाइज बोले एंड परचेज शेयर, एक ही बात है। राइट, जोर से पकड़, राइट एक्सरसाइज, राइट एंड परचेज्ड, या फिर कंपनी इशूड शेयर्स, या कंपनी इशूड, 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ऊपर थोड़ा पकड़, जोर से पकड़, उसको भी जोर से पकड़। राइट एक्सरसाइज या परचेज या फिर कंपनी इशूड शेयर्स, ठीक है। कंपनी बैठ जाए। राइट क्यों मुझे दे रहा है? इधर आओ, खुदा का खौफ कर, राइट क्यों मुझे दे रहा है? राइट तो एक्सरसाइज हो गया है यार, मैं जा रहा हूं। मैं क्या, अच्छा सॉरी, मेरे पास शेयर है, ऐसा कि मेरी जेब में क्या है? बोलें शेयर है, तो आई परचेज शेयर्स। हो वो ये किस दिन इवेंट हुआ है? 25 जून 2015। कौन सी तारीख? 25 जून। इस साल के इवेंट का नाम बोलें परचेज्ड या एक्सरसाइज्ड राइट, या कंपनी इशूड शेयर्स। बता दें कि कल शेयर मिलने पे एम्प्लॉय को खुशी हुई थी कि 370 वाली चीज 334 में मिल गई। तो फॉर्मूला वही है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कितनी दफा पैसे दिए हैं? 2 दफा। तो बताएं जी, फेयर मार्केट वैल्यू क्वांटिटी पहले पकड़ा करें, 5000 ज़रब 370, अंडा, यानी मैं रुपीज इन 1000 में सॉल्व करने लगा हूं। 5000 इंटू 370 1850 माइनस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, 2 दफा पे किया है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ शेयर एंड नंबर 2 कॉस्ट ऑफ राइट। कॉस्ट ऑफ शेयर बताएं, कितने शेयर? 5000। कितने रुपए वाला? कितने में मिला? 370 वाला 334 में मिला। तो मेरे बोझे से, सॉरी, मेरी जेब से कितने पैसे गए? 1670। और व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइट? 20 वाले को बंदा जो है वो जूते मारे कि 2000, प्यार से बबलू को समझाए कि 2000 में से 3 अंडे निकल जाएं तो 2 बचता है। तो 2000 को राउंड करें, 3 अंडे उड़ाएं, 2 बचा। ये बता दें जवाब क्या आया? 170। इसके साथ बड़ा करके छोटा सा आपने लिख लेना है इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि शेयर बिके हैं, पड़े हैं मेरे पास, बिके हैं, पड़े हैं। पड़े पे तो कैपिटल गेन नहीं आता, वो तो बिकने पे कैपिटल गेन आता है। तो ये उसी तरह है कि एम्प्लॉयर मुझे सस्ती चीज दे देता है। एम्प्लॉयर अगर मुझे 10,000 वाला एसी 8000 में देते तो 2000 की बचत है। इसी तरह इधर भी मुझे बचत हो रही है जो कि साइड में जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में, एनओटी।
नोट कर लें। तस्वीर एक ही दफा फिर अगला साल बनाने दें। क्या फॉर्मूला है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। परचेज राइट मंगनी टाइप चीज थी, परचेज शेयर्स निकाह टाइप चीज थी। अच्छा ओके, गहरी बातें ना किया करो। आगे बढ़ें जी। हमारी जो किस्मत जागी थी कि हम कंपनी के मालिक बन गए थे, वो शायद हमें बर्दाश्त नहीं हुआ और फाइनली ऑल ऑफ द शेयर्स आर सोल्ड। सारे शेयर हमने 25 जून 16 को बेच दिए फॉर ₹430 पर शेयर। अब शेयर से हमने जान छुड़ा ली। कंपनी को बुलाऊं दोबारा? ना भाई, अब कंपनी को नहीं शेयर बेचेंगे, वो तो मेरी मर्जी है। मैं बाजार में जिस मर्जी को बेचूं, सीधे को बेचूं, टल्ली को बेचूं, मेरी मर्जी है जिस मर्जी को बेचूं। तो अब मैं किसी को भी बुला लूंगा, मिसाल के तौर पे बशीर आप आ जाओ, आ जाओ। तो इस बंदे को मैं बुलाऊंगा, इस बंदे को कहूंगा कि मेरे पास क्या है? शेयर्स हैं। आप ये शेयर लेना पसंद करेंगे? हाँ करना है। आप ये शेयर लेना पसंद मंशा को समझा करो वालिदैन की। अच्छा, आप ये शेयर लेना पसंद करेंगे? जी शेयर लेना पसंद करेंगे। आपने ऐसा करना है, मुझे 430 रुपए देने हैं 5000 दफा। ठीक है, ये लाखों में अमाउंट बन जाएगी। उसको कर लो अरेंजमेंट कैसे करना है। ब्लैक टेक्निक। अच्छा तो अब आप ऐसा करें, ये शेयर्स मैंने इसको क्या कर दिए? बेच दिया। अब मेरी जेब में शेयर नहीं है, बल्कि मेरी जेब में 5000 दफा 430 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है जी, आप तस्वीर ले लें। 2016 में बोले क्या हुआ? जेब खाली हो गई? नहीं, पैसे आ गए जेब में और क्या चले गए? शेयर्स चले गए। 2016 किस दिन जी? 25 जून 16। इवेंट का नाम? इवेंट का नाम वलीमा नहीं, शेयर्स सोल्ड। शेयर्स सोल्ड। पहला इवेंट क्या हुआ था? फ्री रजिस्ट्रेशन खरीदी थी। दूसरा इवेंट क्या हुआ था? कंपनी का मालिक बना था। तीसरा इवेंट क्या हुआ? वापस नौकर बन गया। शेयर सोल्ड। अब मैंने शेयर्स बेच दिए, मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं, अब सिर्फ मैं एम्प्लॉय हूं। शेयर सोल्ड जी। शेयर सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? अब मैं कौन सी इनकम निकालने लगा हूं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्योंकि इससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ताल्लुक नहीं है, मैंने एम्प्लॉयर को बुलाया भी नहीं। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, कितने शेयर बेचे? 5000। कितने वाले? 430 में बेचे। 5000 ज़रब 430, आंडा आंडा आंडा, रुपीज इन 1000 जी बोलें। 2150। 2150 लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। ओके अच्छा, कॉस्ट में अब आप लोगों ने अटेंटिव रहना है। मैंने क्वेश्चन को छुपा दिया है क्योंकि मेरा ऐसे ही गुजारा चल जाएगा। कॉस्ट इज सम ऑफ a, b and sa, where a is the cost of share and the b is the cost of right and the sa is अजीब सी चीज, इनकम फ्रॉम सैलरी। सा इज इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अजीब सी चीज। इसकी वजह भी देखते हैं जी। अब सवाल में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? 1670। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट? 2। व्हाट वाज इनकम फ्रॉम सैलरी? 178। इन तीनों का टोटल, मैथमेटिकल सी बात है, इन तीनों का टोटल जो है वो 1850 ही आना चाहिए ना, इसी के बराबर आना चाहिए ना, 1850। तो असल में लॉ मेकर को चाहिए था वो कह देता कि इस दिन की फेयर वैल्यू में से इस दिन की फेयर वैल्यू माइनस कर दें, लेकिन बबलू ने हमें छेड़ा और कहते हैं नहीं नहीं, पुठे तरीके से चलो, ये जमा ये जमा ये। हमने कहा इज इक्वल टू ये, कहता वो मुझे नहीं पता, बस ये जमा ये जमा ये। ठीक है, ये जमा ये कर देते हैं। तो असूली तौर पे लॉजिक यही है कि फेयर वैल्यू जिस दिन बेचा माइनस फेयर वैल्यू जिस दिन खरीदा था, इन दोनों का डिफरेंस होनी चाहिए। तो ये आप स्टार लगा लें इधर भी
इस पे भी स्टार लगा लें, ये दोनों अमाउंट्स बराबर आया करेंगे, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं लगाना, आपने आबासा को एबीसी को जमा करना है। अब बोलें जी 2150 माइनस 1850 क्या? अब ये 3300 में दोबारा आपके याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। ये बहस अभी मैं नहीं करा कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक है, क्योंकि सवाल ने बताया नहीं। कल इंशाल्लाह पास्ट पेपर के सवालों में मैं बताऊंगा ये प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है, फिर डिसाइड करेंगे कि कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम है या सेपरेट ब्लॉक है, और फिर 75% करना है नहीं करना, वो सारी अलग बहसें हैं, वो उसी तरह जिस तरह कैपिटल गेन के चैप्टर में की थी। फिलहाल इस बहस में मुझे ना पढ़वाएं कि ये प्राइवेट कंपनी है या ये पब्लिक कंपनी है, इस बहस को छोड़ के यहां तक नोट कर लें। तो एबीसी वही पुरानी वाली फेयर वैल्यू आ जाएगी। भाईजान तुम छुट्टी कर यार, कल भी नहीं आए थे, आज भी ड्रामे कर रहे हो। जी बबलू नोट कर लिया। कौन सा वाला? हवा नहीं आ रही, आप आगे आ जाओ ना, इधर आओ, इधर आओ ना, मसला आ रहा हो तो चेंज कर लिया करो, थोड़ा खुद भी कभी एडजस्ट करो, आओ आगे। कल उनको कह दिया वो इधर कर देंगे, अभी आ जाओ ना, जम मार के। अच्छा तो बीच में बता देना था ना, थोड़ा खुद भी कोशिश किया करो एडजस्ट करने। ओके अच्छा वो राइट देना, राइट शेयर्स भी देना, शेयर्स भी देना। अच्छा भाई ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी आप हजरात से, सारे चेहरा इधर रखें। इस दिन मेरी जेब में क्या था? चपेट मारूं, कुछ भी नहीं था। इस दिन मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, इस दिन मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। इस दिन मेरी जेब में क्या था? इस दिन मेरी जेब में क्या था? किस दिन? 20 अगस्त 13 को मेरी जेब में क्या था? राइट, आपने नहीं हिला। इस दिन मेरी जेब में क्या था? इस दिन साल के एंड पे, इस दिन मेरी जेब में क्या था? इस दिन क्या था? राइट, आप जाएं। इस दिन जेब में क्या था? इस दिन, इस दिन, इस दिन। तो राइट मैंने कंपनी को दे दिए और मेरी जेब में क्या आ गए? इस दिन मेरी जेब में क्या था? इस दिन, इस दिन, इस दिन। इतना समय कंपनी का मालिक था, अभी भी कंपनी का अब मैंने शेयर्स भी बेच दिए, अब मैंने शेयर्स भी बेच दिए। क्लियर? ओके, घर में ट्राई करना है आपने जाके इस तरह। नाउ इसके ऊपर आप लिख लें, ये हमने कल पढ़ा था, छोटा सा करके मैं लिखने लगा हूं, सेक्शन 14 का 2, सेक्शन 14 का 2। और यहां पे ना, यहां कॉस्ट के आगे देखें यहां लिख लें 14 का 4, कॉस्ट के आगे एबीसी वाला जो पॉइंट है 14 का 4। 2015 के नीचे लिख लें 14 का 2 और इधर लिख लें 14 का 4। अब इन दोनों को जरा पढ़ लेते हैं, 14 का 2, 14 का 4। ओहो यार, ये कल याद कराएं, कल टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप याद नहीं कराते, मुझे याद नहीं रहता। 14 का 2 और 14 का 4 किधर है? जी बिल्कुल, 14 का 2 पढ़ें। Where shares are issued to an employee under employee share scheme, where shares are issued to an employee under employee share scheme किस साल? 2015 में। 14 कौन बोला है? शेयर्स आर इशूड, शेयर, ये तो साइड की तरफ देख, शेयर्स आर इशूड, राइट नहीं। Where shares are issued to an employee under an employee share scheme, तो following amount is chargeable: the fair value of the shares minus amount given by employee for the shares and for the right। तो ये फॉर्मूला हमने 14 के 2 के तहत लगाया है। ये फॉर्मूला किसने लगाया करेंगे? शेयर मिलने पे बिकने पे, मिलने पे बिकने पे, मिलने पे। जी बिल्कुल, समझ, ऑप्शन तो राइट का दूसरा नाम है माय डियर। 14 का 4 ये हाईलाइट करें, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स
फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द कॉस्ट ऑफ शेयर शैल बी सम ऑफ, द कॉस्ट ऑफ शेयर शैल बी, ये देखें, द कॉस्ट ऑफ शेयर शैल बी सम ऑफ व्हाट एंड व्हाट, कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर शेयर्स। इसका आसान सा नाम हमने क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर शेयर्स कितनी, 1670, ठीक है, बेहतर हो गया। आगे, कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द राइट दो टू and C the amount chargeable under the head salary, the amount chargeable under the head, what is the amount chargeable under the head salary, इन तीनों को जमा किया हमने और इधर हम क्या लिख सकते हैं कि आ बा सा इक्वल टू ओल्ड वाली फेयर वैल्यू आ रही है, आ बा सा बराबर आ रहे किसके, ओल्ड फेयर वैल्यू। आज तो फेयर वैल्यू कितनी है, 430। तो और यार ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि इसको इसको और इसको जमा कर लें तो यही आना है ना, क्योंकि इसमें से 2 माइनस करें ये आ रहा है, तो इको 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 जमा कर लें तो बी को आ जाएगा, यही आएगा ना। ठीक है, जाएं साथ वाले को लेके। अच्छा एक मिनट ठहरें यार, हाथ होगी, दो लाइनें रोजाना आप लोगों ने चिकी हुई है, कोई याद करने को है ही नहीं आपके लिए। आज चैप्टर 3 पे जरा फोकस कीजिएगा, आज चैप्टर 3 को जरा साथ, चैप्टर 5 टेस्ट में इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा,